और दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुलदीप एडू हब पर। मैं कुलदीप आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा, इसके प्रीवियस वीडियो में हम एक बुक्स को पढ़ रहे हैं BSc 4th सेमेस्टर की, और यूनिट का नाम है दोस्तों माइक्रोबियल कल्चर फॉर एंजाइम टेक्नोलॉजी एंड अदर यूजेज। ये जैसा कि फर्स्ट पार्ट में ही वीडियो के हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये जूलॉजी का सब्जेक्ट है दोस्तों। ऐसे स्टूडेंट्स या छात्र छात्रा जिनका जो BSc 4th सेम में नहीं है, बट अगर उनके सिलेबस में ये यूनिट है या मैच करता है तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज फिर रीडिंग जारी करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि दोस्तों जेनेटिक लेवल पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या चेंजेस कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं क्या लिखा है। कह रहा है ड्यूरिंग 1970s एंड 1980s माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन दी डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। यानी कि दोस्तों कह रहा है 1970 और 80 के दशक में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो थे वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम rDNA टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। आगे कह रहा है दिस ऑफन involved modification of plasmids and viruses for improvement in their efficiency as vectors and that of bacteria to function एज होस्ट फॉर दी क्लोनिंग वेक्टर्स। ये कह रहा है कि ये शायद प्लाज्मिड्स के मॉडिफिकेशंस में भी इन्वॉल्व था और वायरसेस के, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें उनकी एफिशिएंसी को एज वेक्टर के रूप में, और उस बैक्टीरिया को जो यूज कर रहे हैं वो फंक्शन करें एज होस्ट की तरह। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कोई भी नेचुरली जो चीज़ है वो कम ही पैदावार होती है, तो हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लेना पड़ता है। तो वही बात कह रहा है, और उस बैक्टीरिया को फंक्शन कराया जाता था होस्ट के जैसा, जैसा होस्ट का कार्य करता था हमारी बेनिफिट के लिए, वैसे ही फंक्शन कराया जाता था क्लोनिंग वेक्टर्स के लिए। और आगे कह रहा है दोस्तों दिस एस्पेक्ट ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स इज वाइडली नोन एंड वाज डिस्कस्ड इन चैप्टर 1 and 3 एट द बिगिनिंग ऑफ दिस बुक। कह रहा है इस बुक के बिगिनिंग में 1 और पहले और तीसरे चैप्टर में ये ब्रीफ में डिस्कस किया गया है। हाउएवर हालांकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव आल्सो बीन जेनेटिकली मैनिपुलेटेड टू। यानी कि दोस्तों कह रहा है हालांकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी जेनेटिकली मैनिपुलेट किए गए हैं इम्प्रूव करने के लिए दियर एफिशिएंसी फॉर अ वैरायटी ऑफ दियर अदर बायोटेक्नोलॉजिकल यूजेज, और उनके अदर बायोटेक्नोलॉजी यूज में भी हम उसको उपयोग कर सकें, इसके लिए उनको इम्प्रूव किया जाता है जेनेटिक लेवल पे। फॉर इंस्टेंस जेनेटिकली मैनिपुलेटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GM बोलते हैं, माइक्रोब्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस सेवरल कमर्शियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग थेरेपेटिक्स, बल्क एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, केमिकल्स एंड पॉलीमर प्रोडक्ट्स। यानी कि कह रहा है कि इसके अलावा जो GM है यानी कि जेनेटिकली मैनिपुलेटेड माइक्रोब्स हैं, उनका यूज हम कहाँ करते हैं, बहुत से कमर्शियल प्रोडक्ट्स के उत्पादन में, जिसमें थेरेपेटिक्स भी शामिल हैं, बल्क एंजाइम शामिल हैं और एंटीबायोटिक्स शामिल हैं, केमिकल और पॉलीमर प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। इनको भी प्रोड्यूस करवाते हैं बैक्टीरिया और वायरस में क्लोनिंग के माध्यम से। दीज मेथड्स फॉर डेवलपिंग GM क्रॉप्स एंड दियर यूजेज विल बी ब्रीफली डिस्कस इन दिस सेक्शन। यानी कि कह रहा है इसके मेथड और उसके यूज को इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया गया है, ये कह रहा है। अब आ गया दोस्तों आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है जीन ट्रांसफ़र मेथड्स इन माइक्रोब्स। यानी कि माइक्रोब्स में हम जीन ट्रांसफ़र मेथड कैसे करते हैं, जीन ट्रांसफ़र के मेथड्स क्या हैं, वो कह रहा है। द टेक्निक्स इन्वॉल्व इन मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स इन माइक्रोब्स हैव नाउ बिकम रूटीन। यानी कि ये रूटीन हो गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम जीन का मैनिपुलेशन करें। और क्लोन्ड जीन्स जो होते हैं आर यूज्ड आइदर फॉर डायरेक्ट डिलीवरी और वेक्टर मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। यानी कि जो क्लोन्ड करते हैं जीन्स को, जिसमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ते हैं, उसको हम
या तो डायरेक्ट डिलीवरी कर देते हैं होस्ट में, यानी कि डायरेक्ट होस्ट में उसको इम्प्लांट कर देते हैं, या वेक्टर के थ्रू, वेक्टर मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र यहाँ पे लिखा हुआ है, वेक्टर के थ्रू हम उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं इनटू दी माइक्रोब्स ऑफ दी चॉइस, यानी कि जोड़ देते हैं माइक्रोब्स में अपने चॉइस के अनुसार, जी इंटरेस्ट के अनुसार। कह रहा है फॉलोइंग मेथड्स आर अवेलेबल फॉर दिस पर्पज़, यानी कि निम्नलिखित मेथड्स इसके लिए अवेलेबल हैं। पहला क्या है बोल रहा है, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जेनेटिक के चीज़ों पे ट्रांसफॉर्म कर देना, चीज़ों को जोड़ देना, हटा देना। इलेक्ट्रोपोरेशन दूसरा है। तीसरा है बायोलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन फॉलोड बाय रिकॉम्बिनेशन। और इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू हम जीन को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, बायोलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी, और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के माध्यम से भी हम रिकॉम्बिनेंट्स तैयार कर सकते हैं। पांचवा है प्लाज्मिड वेक्टर मेडिएटेड, यानी कि प्लाज्मिड के माध्यम से हम उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और सातवां कह रहा है कांजुगेशन, कांजुगेशन के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। हाउएवर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड एज जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का भी, और प्लाज्मिड मेडिएटेड ट्रांसफ़र की, यानी कि प्लाज्मिड के थ्रू हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करें और इम्प्लांट करें। और कॉन्जुगेशन के थ्रू बायोलिस्टिक इंफॉर्मेशन कॉमनली यूज्ड इन क्रॉप प्लांट्स, यानी कि ये क्रॉप प्लांट्स में यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रोपोरेशन हैव बीन स्पारिंजली यूज्ड फॉर द जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ द माइक्रोब्स, यानी कि टोटल ये मेथड दिए गए हैं दोस्तों, जिनके थ्रू हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को माइक्रोब्स में जोड़कर और उसको फिर होस्ट में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार। जो जीन जिस एंजाइम्स या प्रोटीन्स के लिए जिम्मेदार है, अगर उसके हमें बहुत भारी अमाउंट में अगर दोस्तों हमें उसका बेनिफिट चाहिए तो हमें ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लेना पड़ेगा। ये कह रहा है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। आगे है यूजेज ऑफ जीएम क्रॉप्स, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स का यूज क्या है, ये कह रहा है दोस्तों, यूजेज क्या है उसके, तो उसको भी देख लेते हैं फटाफट कि इसके क्या क्या यूज हैं। तो पहला कह रहा है दोस्तों, जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि जीएम बैक्टीरिया जो हैं हैव बीन डेवलप्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ यूजेज, यानी कि जीएम जो बैक्टीरिया दोस्तों उनको डेवलप किया गया है बहुत से यूजेज के लिए, जिसमें इंक्लूडिंग द क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिल्स, यानी कि ऑयल स्पिल्स के क्लीनिंग के लिए, एंड इंडस्ट्रियल वास्ट प्रोडक्ट्स, और इंडस्ट्री से जो वास्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको भी क्लीन करने के लिए। और फर्दर कह रहा है दे आर आल्सो यूज्ड फॉर प्लांट प्रोटेक्शन, और ये प्लांट प्रोटेक्शन के लिए भी, जैसे बीटी टॉक्सिन, कपास जो था आपका बैसिलस थ्रोजिएंसिस, बीटी कॉटन में क्या होता है दोस्तों कि अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देते हैं, बैसिलस थ्रोजिएंसिस से हम सेव कर देते हैं उसको जेनेटिक लेवल पे, तो वही कह रहा है दोस्तों, इसको प्लांट प्रोटेक्शन में भी यूज किया जाता है, बायो रेमिडिएशन में, एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स, और विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल केमिकल्स के प्रोडक्शन में भी इनका बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। विच वर अर्लियर सोल्ड एट एन एग्जॉर्बिटेंट प्राइस, जो कि पहले बहुत ज़्यादा दाम पे बिकते थे, बहुत ज़्यादा आम लोग नहीं खरीद सकते थे। जैसे इंसुलिन मान लीजिए, इंसुलिन पहला जो है मानव हार्मोन है, जिसको जेनेटिक लेवल पे अब बहुत मात्रा में कल्चर कर सकते हैं हम, और बिक भी रहा है कम दाम पे। लेकिन जो चीज़ कम रहेगी वो ज़्यादा प्राइस पे बिकेगी, ये तो आपको पता ही रहा। जिसकी आपूर्ति कम है, सप्लाई कम है, उसके दाम भी तो ज़्यादा रहेंगे। तो पहले नॉलेज जब नहीं थी दोस्तों, तो इसको एग्जॉर्बिटेंट प्राइस यानी कि बहुत अधिक प्राइस पर बेचा जा रहा था, फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स, बहुत से रीजन थे। और कह रहा है दोस्तों द इंडस्ट्रियल केमिकल्स प्रोड्यूस्ड यूजिंग जीएम माइक्रोब्स, यानी कि दोस्तों जो केमिकल्स हैं वो भी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जीएम माइक्रोब्स के थ्रू, बिलोंग टू दी फॉलोइंग ग्रुप्स, जो कि निम्न ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जैसे थेरेपेटिक्स, बल्क एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, पॉलीमर प्रोडक्ट्स, और अदर यूजफुल जो केमिकल्स हैं उनका भी
प्रोडक्शन माइक्रोब्स के सहारा से करते हैं। सम ऑफ दीज यूज ऑफ जीएम माइक्रोब्स विल बी ब्रीफली डिस्कस, और कुछ इसमें से जीएम माइक्रोब्स हैं वो ब्रीफली डिस्कस किए गए हैं नीचे, उनको हम देखेंगे दोस्तों। पहले दोस्तों क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स क्लीनिंग, ये क्या है जिसका यूज होता है दोस्तों, इसमें बैक्टीरिया का यूज करते हैं, जीएम बैक्टीरिया का, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया का। आगे देखते हैं क्या लिखा है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ जीएम माइक्रोब्स इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया, यानी कि ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया का यूज बहुत किया जाता है, जो कि एक स्ट्रेन है किसका, स्यूडोमोनास एरुजिनेसा का। इसका हम उपयोग करते हैं ऑयल स्पिल्स में। व्हिच वाज डेवलप्ड एंड पेटेंटेड बाई अनानाडा चक्रवर्ती, जो कि हैं तो इंडियन ओरिजिन के, लेकिन वर्क कर रहे हैं कहाँ, यूएसए में, क्योंकि पता है दोस्तों इंडिया में अपने टैलेंट के लिए उतना पैसा और सम्मान नहीं मिलता है, इसीलिए सब लोग यूएसए में सेटल हो जाते हैं, आपको तो पता ही होगा। अगला टॉपिक है दोस्तों इंसुलिन प्रोडक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, अभी मैंने डिस्कस किया था थोड़ा। तो इंसुलिन जो है दोस्तों व्हिच इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स सफरिंग विद अ काइंड ऑफ डायबिटीज़, जो कि इंसुलिन जो है दोस्तों वो डायबिटीज़ में के पेशेंट्स जो होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए किया जाता है, जैसे डायबिटीज़ मेलिटस। इसको जो ऑब्टेंड किया जाता था पहले दोस्तों इन दी पास्ट में फ्रॉम दी पेनक्रियाज ऑफ दी लिविंग एनिमल्स, यानी कि पहले पुराने समय में जो जीवित एनिमल हैं, लिविंग एनिमल्स हैं, उनके पेनक्रियाज से प्राप्त किया जाता था। सच आ प्रोडक्ट वाज नॉट ओनली एक्सपेंसिव, ये एक प्रोडक्ट था जो केवल महंगा नहीं था, और भी प्रोडक्ट थे दोस्तों जो कि बहुत महंगे थे, एक्सपेंसिव थे, बट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स ड्यू टू इम्यूनिटी रिएक्शंस, देयरफॉर ई कोलाई सेल्स वर जेनेटिकली मॉडिफाइड। लेकिन इसके इम्यूनिटी रिएक्शंस के कारण, जिसको हम जैसे दे देते थे दूसरे लिविंग एनिमल से निकाल कर इंसुलिन, तो उसका इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर जाता था दोस्तों। तो इसी की वजह से ई कोलाई सेल्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया, किसकी मदद से, ह्यूमन इंसुलिन जीन को इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया गया फॉर प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए। व्हिच इज़ नाउ अवेलेबल एट मच रिड्यूस्ड प्राइस, जो कि अब बहुत कम दाम में उपलब्ध है दोस्तों पहले की तुलना में। दिस वाज दी फर्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यूजिंग जीएम बैक्टीरिया, यानी कि दोस्तों ये फर्स्ट सबसे पहला इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट था जिसको जीएम बैक्टीरिया का यूज करके निर्माण किया गया था। क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों कि पहला जो एंजाइम था इंसुलिन का, पहला जो एंजाइम था कौन सा बनाया गया था, तो इंसुलिन, ये आपका सही हो जाएगा आंसर में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका दोस्तों एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में भी जीएम माइक्रोब्स का उपयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा लेवल पे कह रहा है। एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स जो होते हैं हैव बीन आल्सो जेनेटिकली मैनिपुलेटेड, यानी कि उनको भी जीन के लेवल पे मैनिपुलेट किया जाता है विद एन एम टू आइदर इंक्रीज दियर एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, ताकि वो हमारे लिए और भी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर सकें। क्योंकि आपको तो पता ही होगा दोस्तों बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ सेकंडों में ही ये अपनी संख्या को कई गुना बढ़ा लेते हैं, इसलिए बैक्टीरिया का सहारा लिया गया। आर टू प्रोड्यूस नोवेल और हाइब्रिड एंटीबायोटिक्स, और नोवेल और हाइब्रिड एंटीबायोटिक्स प्राप्त करने के लिए भी किया गया था। दिस हैज ऑफन बीन अचीव्ड बाय मैनिपुलेटिंग द जीन्स इन्वॉल्व्ड इन बायोसिंथेटिक पाथवेज, यानी कि इसको सामान्यतः अचीव किया गया जीन्स को मैनिपुलेट करके, जिसमें शामिल है बायोसिंथेटिक पाथवेज, इसके थ्रू। और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो है दोस्तों, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टू सेलेक्ट फॉर मॉडिफाइड रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेंस हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स यूज टू प्रोड्यूस, यानी कि दोस्तों प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी, ये भी मॉडिफाइड रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेंस है, जिसका बहुत कॉमन मेथड में यूज किया गया प्रोडक्शन के लिए। किसके प्रोडक्शन के लिए दोस्तों, तो न्यू एंटीबायोटिक्स के लिए। और टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ नॉन एंटीबायोटिक्स, यानी कि
जो एंटीबायोटिक्स पहले से खोज लिए गए थे उनका भी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ माइक्रोबियल कल्चर। कह रहा है दोस्तों, फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स फॉर सोमेटिक फ्यूजन्स वर सक्सेसफुली यूज्ड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स। यानी कि कुछ एग्जांपल्स हैं सोमेटिक फ्यूजन का जो कि सक्सेसफुल रहे दोस्तों इम्प्रूव करने के लिए एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग के लिए। पहला है स्ट्रेन्स ऑफ एक्रीमोनियम क्राइसोजीनम। एक्रीमोनियम क्राइसोजीनियम का स्ट्रेन्स जो कि ओवर प्रोड्यूस्ड किया गया सिफेलोस्पोरिन सी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये उसका नाम है। वर ऑब्टेंड बाय प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के थ्रू ऑब्टेंड किया गया। इन्वॉल्विंग दिस स्पीसीज विद सम स्पीसीज ऑफ पेनिसिलम, इसमें पेनिसिलम भी शामिल है। आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है सोमेटिक फ्यूजन वाज फॉलोड बाय इंटर स्पेसिफिक जीन रिकॉम्बिनेशन, यानी कि इंटर स्पेसिफिक जीन रिकॉम्बिनेशन इसको फॉलो करता है सोमेटिक फ्यूजन। दूसरा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन वाज आल्सो अचीव्ड बिटवीन स्पीसीज ऑफ एस्पेराजिलस एंड पेनिसिलम फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव। एस्पेराजिलस और पेनिसिलम भी उसी ऑब्जेक्टिव के लिए यूज किए गए। और तीसरा डिफरेंट एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग स्पीसीज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस हैव बीन आल्सो यूज्ड फॉर इंटर स्पीसीज ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स, यानी कि दोस्तों बहुत से एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग जो स्पीसीज़ थे उनका भी, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, इनका भी यूज किया गया जीन के ट्रांसफ़र के लिए। दिस हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नोवेल एंटीबायोटिक्स, यानी कि नोवेल एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम टायरोसिनेज, और एंजाइम जो टायरोसिनेज है इसके भी निर्माण में बहुत अहम योगदान दिया। कौन? स्ट्रेप्टोमाइसिस। आगे देखते हैं दोस्तों, चौथा कह रहा है ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीनो ब्यूटायरिक एसिड एसाइलेज जीन फ्रॉम बेसिलस सर्कुलांस टू एस कैनामाइसिटिकस also led to the direct efficient synthesis to the improvement semi-synthetic aminoglycoside antibiotic amikacin। यानी कि दोस्तों हाइड्रोक्सिल अमीनो ब्यूटारिक एसिड का ट्रांसफ़र करके, इस जीन का ट्रांसफ़र करके किसमें? बेसिलस सर्कुलांस में और स्पीसीज कैनामाइसिटिकस में। ये आल्सो आगे ले गया दोस्तों डायरेक्ट एफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ इम्पॉर्टेंट सेमी सिंथेटिक अमीनोग्लाइसिड के लिए। एंटीबायोटिक जिसका नाम है अमीकाकेसिन, इस एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़ा, किसकी वजह से? बेसिलस सर्कुलांस और एस कैनामाइसिटिकस के द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में पार्ट नंबर 3 में फिर से मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि नेक्स्ट टॉपिक आपका है काइमोसिन फॉर चीज़ प्रोडक्शन। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। आप किसी तरह की कोई भी गलती के लिए क्षमा चाहते हैं हम आपसे, और आपका कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। धन्यवाद।